नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सुशासन की परिकल्पना को सही मायने में मूर्त रूप दे रहा है सीएम विंडो में उनका ट्विटर हैंडल। वर्ष 2021 में 1,23,848 शिकायतों में से 74,752 का हुआ निपटान। चाइना बॉर्डर पर शहीद हुए जींद के लाल का सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर दी विनम्र श्रद्धांजलि। नो वैक्सीन नो एंट्री व नो मास्क व नो सर्विस का यमुनानगर में दिखा असर। वैक्सीन प्रमाण पत्र जांचने के बाद ही तहसील में दी जा रही एंट्री। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर से उनके सुशासन की परिकल्पना को साकार करने के लिए वर्ष 2014 से आरंभ की गई सीएम विंडो की व्यवस्था सही मायने में सुशासन को मूर्त रूप दे रही है। हर रोज औसतन 347 शिकायतों का समाधान मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किया गया है, जो इस बात को चरितार्थ कर रहा है। मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल के अनुसार इस व्यवस्था पर आई शिकायतों, समस्याओं व सुझावों पर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर उनका कम से कम समय में समाधान किया जाता है और शिकायतकर्ता को उसको मोबाइल या रीट्वीट करके सूचित किया जाता है कि उसके द्वारा की गई शिकायत किस स्तर पर है। और उन्होंने बताया कि सरकार के 2624 दिनों के कार्यकाल के दौरान 9,08,024 शिकायतें और सुझाव प्राप्त हुए हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि सीएम विंडो व ट्विटर हैंडल की व्यवस्था लोगों को खूब रास आ रही है। मात्र 3.5 घंटे में कैथल से मिली एक शिकायत का समाधान होने से लोग इसे मानने लगे हैं और कह रहे हैं कि ये आरटीआई से भी ज्यादा असरदार है। सीएम विंडो के साथ साथ ट्विटर हैंडल पर भी युवा पीढ़ी अपने परिवार, मोहल्ले व अन्य सार्वजनिक हितों की शिकायतों के बारे में व वीडियो के साथ मुख्यमंत्री के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हैं और उनकी शिकायतों का समाधान होने के बाद रीट्वीट में धन्यवाद भी करते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 के दौरान सीएम विंडो पर आई 1,23,848 शिकायतों में से 74,752 का निपटान होने से लोगों की इस व्यवस्था के प्रति जागरूकता बढ़ी है। सिक्किम में चाइना बॉर्डर पर कार्यरत शहीद हवलदार असवीर सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद असवीर सिंह हरियाणा के जींद जिला स्थित उचाना के गांव सुदकैन कला के रहने वाले थे। असवीर सिंह 19 सितंबर 2002 को सेना में शामिल हुए थे। असवीर सिंह मां बाप के इकलौते बेटे थे। हवलदार असवीर सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान सेना से आए जवानों ने सलामी दी और गांव सुदकैन कला के लोगों ने शहीद असवीर सिंह अमर रहे के नारे लगाए। शहीद हवलदार असवीर सिंह 19 साल से सेना आर्मड कोर 7 के बलियान में कार्यरत थे। 31 दिसंबर 2021 को सिक्किम में जब वो इंडो चाइना बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करके वापस आ रहे थे तो रास्ता खराब होने के कारण उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और गड्ढे में जा गिरी। वहीं शहीद हवलदार असवीर सिंह के जाने से उनके पूरे गांव में गम का माहौल है। वीरगति को प्राप्त हुए असवीर सिंह को सीएम मनोहर लाल ने भी श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने कहा कि मां भारती की सेवा करते हुए सिक्किम में 31 दिसंबर को वीरगति को प्राप्त हुए उचाना कला जींद के गांव सुदकैन कला से सेना के जवान हवलदार असवीर सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। सीएम ने दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिजनों के साथ शोक संवेदना व्यक्त की। कोरोना को हराने के लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारी कर ली है और इसी कड़ी में देश में 15 से लेकर 18 साल की आयु के बच्चों को भी वैक्सीन लगानी शुरू हो गई है। अंबाला में इसकी शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में स्थापित वैक्सीनेशन सेंटर से की और साथ ही अनिल विज ने यह भी कहा कि डरे नहीं, सजग रहें, नियमों की पालना करें तो कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम की शुरुआत अंबाला छावनी के एसडी कॉलेज में स्थापित कर वैक्सीनेशन सेंटर में की। इससे पहले उन्होंने सेंटर का रिबन काटकर विधिवत उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर विज ने कोरोना वैक्सीन लगाने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए। उन्होंने बताया कि आगामी 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 वर्ष आयु से अधिक के कोमोर्बिडिटी लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाने का अभियान भी शुरू किया जाएगा। हरियाणा में अब तक पहली डोज 98% लोगों को और 71% दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इस अवसर पर वीसी के माध्यम से प्रदेश भर के सीएमओ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि सोमवार 3 जनवरी 2022 से पूरे हरियाणा में देश भर में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान आरंभ किया गया है। आईडी नीचे कर लो किसके
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हिंदुस्तान में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक लगभग 85 करोड़ लोगों को प्रथम डोज और 61 करोड़ लोगों को देश में दूसरी डोज दी जा चुकी है। आज से देश में 15 से 18 साल तक की आयु के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया गया है। हरियाणा में 15,40,000 इस श्रेणी के बच्चे आते हैं। हरियाणा में हम अभी तक 98% लोगों को प्रथम डोज और लगभग 71% लोगों को दूसरी डोज लगा चुके हैं। आज बच्चों का ये अभियान शुरू किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि 10 दिन में हम इसको पूरा कर लेंगे। हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में वैक्सीनेशन का स्टॉक है और हमने केंद्र से और भी जो आवश्यकता है वो हमें मिलने का आश्वासन मिला हुआ है। 10 तारीख से जो हेल्थ स्टाफ है, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और 60 साल से ऊपर की आयु के लोग हैं, उनका भी वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी सजग सरकार है, सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की, लहर आ रही है, डरे मत, सजग रहें। जो सरकार दिशा निर्देश दे रही है उनका सख्ती से पालन करें। भिवानी के डाडम में पहाड़ गिरने को लेकर विपक्ष के द्वारा सरकार पर तंज कसा गया था, जिसको लेकर अंबाला पहुंचे सांसद रतन लाल कटारिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वे अच्छे कार्यक्रम में पहुंचे हैं और उसमें ऐसे सवालों से उनका मूड खराब हो जाता है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को या जितने भी लालू बालू डालू लोग हैं उनको पास भाजपा को बदनाम करने के अलावा कोई भी उद्देश्य नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सिर्फ घोटाले ही घोटाले नजर आ रहे हैं और किसी को भी कोई काम जो हो रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। कटारिया ने कहा कि आज देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो ना ही दलाली खाता है और ना ही खाने देता है, जिसकी वजह से विपक्ष का हाजमा खराब हो रहा है। मेरा क्या, मैं आता हूं किसी शुभ काम में है, फिर मुझे मजबूर कर देते हैं कुछ बोलने के लिए। सोनिया गांधी होया, राहुल गांधी होया और ये जितने भी जो है लालू बालू पालू टालू चालू सब के सब कोई एजेंडा नहीं है सिवाय भाजपा को बदनाम करने के। इनको घोटाले ही घोटाले नजर आ रहे हैं, काम नजर नहीं आ रहा है। जो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हो रहा है, जो देश के अंदर हो रहा है, देश अंगड़ाई ले रहा है। इनको तो सिर्फ इस बात की पड़ी है, पहले ये दलाली खाया करते थे, रिश्वतखोरी खाया करते थे। आज देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जो ये आवाज बुलंद कर रहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इनके हाजमे खराब हो रहे हैं और इनके इत्र की दुर्गंध, इनके इत्र की दुर्गंध आज सारे भारत में फैल रही है, लेकिन हम उस पे काबू पाके हवालात में देंगे। सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल ने एलनाबाद सिरसा नई रेलवे लाइन बनाकर एलनाबाद को सिरसा से रेल मार्ग द्वारा जोड़ने पर कहा कि वे कोशिश करते हैं कि सिरसा जिले को रेलवे का अत्यधिक लाभ मिले। इसके लिए वे देश की सबसे बड़ी पंचायत में आवाज उठाती हैं। यह मांग भी वहीं उठाई जाएगी। वहीं एलनाबाद में केंद्रीय विद्यालय खोलने को लेकर सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि एलनाबाद में भी केंद्रीय विद्यालय खोला जाए, इसके लिए वे पूरी कोशिश करेंगी। और जो 2-3 समस्याएं जो हैं मुझे यहाँ के बारे में अवगत कराई गई हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी प्रशासन को कह के कि पीने के पानी की जो समस्या है और एक जो सड़क की समस्या है उसका मैं समाधान कर सकूँ। मैडम, अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो यह रेलवे लाइन की एक डिमांड है जो एलनाबाद से सिरसा रेल लाइन को जोड़ने का मामला है और वो आज से 7-8 साल पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट में एक सर्वे भी हुआ था और उसमें सब कुछ फाइनलाइज हो गया था। वो मामला कहाँ रह गया? देखिए, ऐसा है कि पूरे सिरसा लोकसभा के ही
रेलवे से रिलेटेड जितनी भी डिमांड्स होती हैं वो मैं बार बार जो है बड़ी पंचायत के अंदर, संसद के अंदर उठाती रहती हूँ। और अभी हमने पूरा एक, आज भी मेरी सिरसा में जो है हमारे एक बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठ के और पूरी जो सिरसा जिला है उसके बारे में, यहाँ पर जो जो भी चीज़ें हो सकती हैं रेलवे से रिलेटेड, उसके बारे में पूरा उन्होंने मुझे खाका तैयार करके दिया है। तो मैं जैसे ही दिल्ली जाती हूँ, जाकर वहाँ पर अधिकारियों से और हमारे रेल मंत्री जी से इसके बारे में बात करके जितना मैक्सिमम सिरसा लोकसभा का रेलवे का काम हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करूंगी। इतना आज तक पहले कभी भी नहीं हुआ होगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। मैं पूरे 5 साल लगातार जो है इस चीज़ के पीछे जो है वो लगी रहूँगी, जब तक कि जो है एक एक करके काम यहाँ के नहीं होते हैं। 10%, 20, 50, 60, 70 जितने भी होते हैं, लेकिन मेरी तरफ से कहीं कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जाएगी इसके बारे में। एक यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग भी उठ रही है। केंद्रीय विद्यालय देखिए अभी एक बड़ोपल में जो है वो काफ़ी समय से सैंक्शन हो गया था, लेकिन वो गवर्नमेंट स्कूल में एक चल रहा था। वो मैंने रिक्वेस्ट करके हमारे आदरणीय मंत्री जी से, और अब वहाँ का पैसा सैंक्शन हो गया है और वहाँ पर वो शुरू हो गया है। और यहाँ के लिए भी हम बात करेंगे कि जो भी टेक्निकली जो इश्यूज़ हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए, नॉर्म्स को, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अगर यहाँ पर पॉसिबल हुआ, फिजिबल हुआ तो 100% में यहाँ पर जो है वो केंद्रीय विद्यालय लाने की कोशिश करूँगी। नो वैक्सीन नो एंट्री व नो मास्क नो सर्विस का तहसील में असर दिखने लगा है, जहां कर्मचारी द्वारा वैक्सीन प्रमाण पत्र जांचने के बाद ही एंट्री दी गई। इस मौके पर नायब तहसीलदार ने दावा करते हुए कहा कि नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है, लेकिन तहसील परिसर में काफी लोग बिना मास्क के ही नजर आए। ऐसे में जहां तहसील प्रशासन को नियमों की अवहेलना पर सख्ती दिखानी चाहिए, वहीं लोगों को भी कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के साथ साथ जागरूकता दिखाते हुए नियमों का पालन करना चाहिए। हाँ, आज हरियाणा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार तहसील रादौर में हमने एक कर्मचारी 4th क्लास को लगाया हुआ है, जो नियमों की पालना करवाने के लिए गेट पे बिठाया गया है उसको। और वो नियम अनुसार जो है नो वैक्सीन, अगर उससे पूछते हैं कि वैक्सीन लगी हुई है नहीं लगी हुई है, और उसका जो सर्टिफिकेट उस चेक करके उसको तब ही उसको तहसील में एंट्री दी जा रही है। और नो मास्क नो वर्क जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के तहसील कार्यालय में एंट्री नहीं दी जा रही है। कलायत के गांव कैलरे में फसल नस्ल को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। युवा किसान नेता जोगिंदर कुंडू के निवास पर आयोजित मीटिंग में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष होशियार सिंह गिल ने मुख्य रूप से शिरकत की और इसमें हर वर्ग की आवाज बुलंद करने वाले कलम के सिपाही पत्रकारों का अभिनंदन किया गया। जिलाध्यक्ष गिल ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर जो जीत हुई है उनमें 36 बिरादरी का सहयोग है। देखिए, जो ये जीत हुई है किसानों की 36 बिरादरी के सहयोग से, बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनकी सलाह से, और युवाओं का जोश से जीत हुई है। सोशल मीडिया के जो आवाज़ उठवाई है किसानों की, मजदूरों की, ये उनकी जीत है। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अगली मांग है जो MSP पे है, वो भी आंदोलन अभी छुट्टी पे है 2-3 महीने। उसके बाद 15 जनवरी में जो मीटिंग है उसके बाद विचार करेंगे। वो भी जब ऊपर से ऑर्डर आएगा संयुक्त किसान मोर्चा का, सभी किसान मजदूर दिल्ली जाने के लिए तैयार बैठा है। कॉल आने की जरूरत है बस। हरियाणा सरकार ने बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए 5 जिलों में जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को शाम 5 बजे के बाद बंद करने के आदेश जारी किए हैं, जिनमें शराब के ठेके भी शामिल हैं। लेकिन दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पुलिस की नाक के नीचे फरीदाबाद के लगभग सभी ठेके खुले नजर आए। यूं कहे कि शराब ठेका संचालकों ने हरियाणा सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई। इतना ही नहीं, मीडिया के कैमरों के चलने के बाद भी शराब ठेका संचालक बिना किसी कानूनी खौफ के शराब बेचते नजर आए। क्या नाम है भैया आपका? मनिंदर सिंह। आप शराब का ठेका चलाते हैं, कहाँ पे चलाते हैं आप? ये ठेका मेरा आगे है, मेरा ठेका ये नीलम चौक, नीलम सिनेमा है, इसके अंदर ठेका चलाते हैं आप। 5 बजे सरकार ने आदेश दिए हुए हैं ठेके, शराब के ठेके और बहुत सी चीज़ों को बंद करने के। शराब के ठेके बंद करा दिए गए हैं। ऐसे में सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? ये 5 बजे कोई टाइम नहीं होता शराब के ठेके बंद करने के लिए। कोई काम धंधे छोड़ के शराब खरीदने आएगा 5 बजे। आप सब भाई शराब पीते हो, 5 बजे से पहले कौन शराब खरीदता है और कौन पीता है शराब को? 5 बजे तक तो सबके वर्क फ्रॉम होम चल रहे, ऑफिस की छुट्टी नहीं हुई है। कस्टमर उसके बाद मजबूरन क्या बूट लेकर से शराब लेता है, महंगी शराब लेता है 5 बजे के बाद। कस्टमर यहाँ पे कल 10 बजे तक शटर पे लाते मार रहा है शराब के लिए। जिसको पीनी है, इतनी शराब से प्रॉब्लम है तो यार इसको बिहार की तरह बंद कर दो शराब को। अगर इतनी गैर कानूनी चीज़ है तो, पीने की चीज़ है और रात को पीने की चीज़ है। शराब के ठेके तो 5 बजे से 10 बजे तक खोल दो, दिन में क्यों खोले? अगर 6 घंटे है तो शाम के 6 घंटे। सरकार से मांग क्या है आपकी?
सरकार या तो हमारा पैसा वेवर करे, हम लोग करोड़ों रुपए फीस भरते हैं, पर घंटे के हिसाब से हम फीस भरते हैं, उससे ज़्यादा पब्लिक कितनी हरासमेंट होती है। मीडिया ये दिखाती है शराब बिक रही है। शराब खरीदने वाले बेचारे जान दे दे के खरीद रहे हैं शराब यार, बूट लेगर्स पे जा रहे हैं, नकली शराब ले रहे हैं। तो आपका मतलब है कि कल 300 वाली बोतल रात को लोगों ने 600 रुपए की बेची है, पब्लिक महंगी। क्या नाम है आपका? संजय नाम है। मतलब तेज संजय नाम है। संजय जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के फरीदाबाद की। अभी आप यहाँ पे नीलम सिनेमा के पास आए हैं, किस लिए आए थे, क्या पर्पज था? शराब लेने आए थे। शराब लेने आए थे। सरकार ने 5 बजे की गाइडलाइंस बना दी है, क्या कहना चाहेंगे? अब 6 बजे हमारी छुट्टी होती है, ड्यूटी से घर जाएंगे, पहले हाथ मुँह धोएंगे, बंदा फिर जाएगा ना ठेके पे, कि पहले सुबह ही आ जाएंगे यहाँ पे। 8 बजे सुबह ड्यूटी पे जाना जिसने, वो सुबह कैसे जल्दी आएगा बताओ? 6 बजे के बाद ही जाएगा, 7 बजे के बाद ही आएगा। सरकार 5 बजे बंद हो जाते हैं, उसके बाद क्या करेगा बंदा? ब्लैक में लेगा, वो ब्लैक में लेगा तो नकली शराब आएगी हाथ में, नकली शराब पिएगा बंदा तो काम खराब होगा। तो ब्लैक मिल रही है क्या फरीदाबाद में? हर जगह मिलती है, पहले कहाँ नहीं मिलती है, गली गली में मिलती है भाई साहब। अच्छा, के पीछे ही मिल रही है। तो इस तरीके से क्या और ब्लैक मार्केटिंग नहीं बढ़ जाएगी 5 बजे तक? ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी, नकली शराब बढ़ेगी, और क्या होगा? बढ़ गई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए चक्का जाम से पूरा बॉर्डर इलाके से फरीदाबाद तक देखने को मिला, जहां फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और घंटों तक यही स्थिति बनी रही। जाम की विकराल होती स्थिति को देखकर ट्रैफिक को बाईपास से नोएडा की तरफ डाइवर्ट किया गया, जिससे लोगों को ट्रैफिक पुलिस को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम की अभी सर जाम जो कंडीशन थी, जाम की स्थिति और क्या वजह थी सर जाम की? जाम की स्थिति ये थी जहाँ के बीजेपी के कुछ मंत्री लोग वगैरह वहाँ रोड पर बैठ गए थे धरने के लिए, तो ये इसलिए जाम लग गया। फिर हमने इसको यहाँ से रोक दिया, अब NSP चौक पर रोक के डाइवर्ट कर दिया रोड को पानी की तरफ। अब जाकर जाम खुला है, 1-1.5-2 घंटे जाम लगा। क्लैत के गांव मटौर के श्रीधाम में ब्रह्मलीन गुरु कौलदास जी की प्रथम पुण्यतिथि का आयोजन कर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से क्लैत उपमंडल के SDM वीरेंद्र सिंह ढुल व कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से मदन मोहन छाबड़ा ने शिरकत की। इस पुण्यतिथि में रक्तदान का भी आयोजन किया गया और विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। आज सदगुरु श्री कौलदास जी की जो हमारे पूज्य संत थे, तो उनकी पुण्यतिथि है और ये दूसरा रक्तदान शिविर है, तो मेन तो उनके उपलक्ष्य में ही ये किया गया है। और आज एक और बात है, तो क्षेत्र विकास बोर्ड के माननीय सचिव जो मदन मोहन छाबड़ा जी है, उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई श्री तीर्थ मटौर धाम पर, और उन्होंने यहाँ की मुख्य मांगें सुनी और आश्वस्त किया कि हम उनको जल्द ही अपने माननीय मुख्यमंत्री और गवर्नर साहब से स्वीकृत करवा के उनको जल्दी ही पूरा। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।